वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आप सभी को सीबीएसई क्लास 9 टर्म 2 मैथमेटिक्स एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर के उसको डाउनलोड कर लें और एक बार इसको सॉल्व करके ही अपना टर्म 2 मैथमेटिक्स का एग्जाम देने जाएँ, क्योंकि जो ये सैम्पल पेपर आपको इस वीडियो में दिया गया है यह केंद्रीय विद्यालय संगठन का है। तो आप सभी समझ सकते हैं ये सैम्पल पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एक गवर्नमेंट स्कूल का जो कि सीबीएसई से एफिलिएटेड है उसका सैम्पल पेपर है। और आप चाहें जिस भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हों, इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करके ही एक बार अपना एग्जाम देने जाएं और हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में सॉल्व करें, हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझ लें, क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे आपके आने वाले टर्म 2 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपके को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में सॉल्व करके बताया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के बताए जाएंगे, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी बताए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम, आपके आने वाले मतलब कि कह सकते हैं कि क्लास 9 के फाइनल पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। जाएंगे तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें लिखा गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। यानी हमें दिया गया कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर एक सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, वो डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ दिया है रेडियस ऑफ स्फेयर, कितना दिया है, रेडियस ऑफ स्फेयर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इसमें क्या फाइंड करना है हमें, वॉल्यूम, क्योंकि जिस भी सॉलिड का जितना वॉल्यूम इसे सिंप्लीफाई करके अपने आंसर को कैलकुलेट कर लेना है। तो इसका अगर कैलकुलेट करें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो जब इसको अगर सॉल्व किया जा रहा है, इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर कितना है। अब क्या क्या है यहाँ पे, तो यहाँ है 4/3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, जो कि इसका आंसर आ रहा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना आएगा, तो 44 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर आ रहा है 11498.667 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी इतना मीटर क्यूब वाटर क्या करेगा, तो डिस्प्लेस कर देगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि रेडियस किस में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन है, इसी का पार्ट सेकेंड है, इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं और करके पूछा गया है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका पार्ट सेकेंड दिया गया है कि इसमें दिया गया है फाइंड द रेडियस ऑफ सरफेस एरिया इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक स्फेयर दिया गया है जिसका सरफेस एरिया कितना दिया है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फार्मूला होता है 4πr स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4πr स्क्वायर हमें दिया है 314, 4 इंटू में 3.14 इंटू में r स्क्वायर इज इक्वल टू 314। तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 314 डिवाइडेड बाई 3.14 बाई 4। अब जहाँ हमें बोल रखा है कि वैल्यू क्या लेनी है, 3.14, तो इससे हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो r स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितनी, तो r स्क्वायर आपका आ जा रहा है, ये तो इससे 100 टाइम्स में कट जाएगा, r स्क्वायर आ रहा है 25, r क्या होगा, रूट ऑफ 25, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 5। पूछे जा रहा है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का जो ये क्वेश्चन पेपर है उसके पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के उसको डाउनलोड कर लें। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, इसमें दिया गया है कि जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा
सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें एक सर्किल दिया गया है, ठीक है, और बताया गया कि ओ इसका सेंटर है, ओ इसका सेंटर है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस एंगल P की वैल्यू क्या होगी। फाइंड द एंगल OPR, हमें फाइंड करना है एंगल OPR कि एंगल OPR की वैल्यू क्या होगी। और यहाँ दे रखा है कि जो ये Q है आपका कितना है, 100 डिग्री का है। कितने का है, 100 डिग्री का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि और जब कभी भी किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल का डबल होता है, ठीक है। यानी कि एंगल POR जो ये वाला एंगल है आपका कितने का हो जाएगा, 200 का हो। कितने का होगा, 200। क्यों 200 का होगा, तो जो एंगल POR है वो क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल PQR। रीजन क्या होगा कि एंगल एट सेंटर, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर is double the angle subtended at remaining part of the circle, at the remaining part of the circle, ठीक है, at the remaining part of the circle। किसी भी आर्क द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वो क्या होता है कि उसी सेम आर्क से रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल का डबल होता है। यानी कि ये वाला एंगल कितने का आ गया, तो 200 का आ गया। एंड एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल POR कहने का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और इस वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा, तो 360 डिग्री। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। तो एंगल POR कितने का आ जाएगा, तो ये आपका 200 था, ये 360 है, तो एंगल POR ये आ जा रहा है कितने का, तो 160 डिग्री का। थोड़ा हम जल्दी जल्दी सॉल्व करें, 40 को हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है और टाइम बहुत कम है। तो एंगल POR कितने का आ गया, 160 डिग्री। कितने का आ गया, 160 डिग्री। हमसे पूछा गया है एंगल OPR। तो इन ट्रायंगल, अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल OPR OP इज इक्वल टू क्या है, OR है, क्योंकि दोनों क्या है, OP और OR दोनों रेडियस है, क्या है, रेडियस है, तो OP इक्वल टू OR है, ठीक है। तो अगर OP OR के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल P क्या होगा, एंगल R के बराबर हो जाएगा। जो एंगल P है वो एंगल R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम x लेट करते हैं, इसको भी x मान लें, तो भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x प्लस 160 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये तीनों क्या है, ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 160 इज इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 160, तो 2x आ जा रहा है कितना, 20 डिग्री, तो x आ जाएगा 10 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। एंगल POR कितने का आ रहा है, तो 10 डिग्री का आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझते रहें। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिया गया है हमें कि यह जो क्वेश्चन है किससे है, ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा। इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि द एंगल्स ऑफ ए कोलेटरल आर इन द रेशियो। हमें कोलेटरल के एंगल्स का रेशियो दिया है कि 3:4 और 4:7 इस रेशियो में है, 3:4:4:7, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हम जानते हैं कि जो कोलेटरल होते हैं, कोलेटरल जो होता है, मानिए कोलेटर दिया गया हमें एक, इसके चारों एंगल का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम होता है कितना, तो 360। कितना होता है, 360, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे लेट द फर्स्ट एंगल बी 3x, सेकेंड एंगल क्या मान लें, सेकेंड एंगल हो जाएगा 4x, थर्ड एंगल ये भी क्या होगा, तो 4x, एंड फोर्थ एंगल तो ये भी क्या हो जाएगा, 7x। इन चारों का सम करने पे कितना आएगा, तो 360 आएगा, क्योंकि हमको बताया गया है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल हैं उसके चारों एंगल का सम क्या होता है, तो 360 डिग्री, ठीक है। तो 3x प्लस 4x प्लस 4x प्लस 7x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी जब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इनको ऐड किया जाए तो 18x इक्वल टू 360, x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। कितनी आ गई, 20 डिग्री। यानी कि हमारा फर्स्ट एंगल हो जाएगा 3 × 20 कितने का, तो 60 डिग्री। सेकेंड हो जाएगा 4 × 20 जो कि हो जाएगा 80 डिग्री। थर्ड भी क्या होगा, तो 4 × 20 कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री। एंड
लास्ट वन, फोर्थ वन हो जाएगा आपका 7 इंटू 20 जो कि हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर पाएंगे। 3 का पार्ट 1 था। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में ही, जिसमें हमें दिया गया है कि द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दिया गया है कि द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5, तो फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ ये 3 का पार्ट सेकंड है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ हमें दो एंगल दिए गए हैं जिनका रेशियो है 4:5, तो पहले को अगर हम मान लें 4x तो दूसरा क्या होगा 5x, दोनों को प्लस करने पे आएगा 180 डिग्री, यानी कि 9x इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, x की वैल्यू क्या आ गई 20 डिग्री, यानी कि फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा कितने का, तो 4 इंटू 20 80 डिग्री। सेकेंड एंगल कितने का हो जाएगा, तो सेकेंड एंगल हो जाएगा 5 इंटू 20 यानी कि 100 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया सॉल्व। एक हो गया 4 इंटू 20 80 डिग्री, दूसरा हो गया 5 इंटू 20 100 डिग्री। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो भी पैरेललोग्राम होते हैं उसके सारे एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 80 डिग्री का है तो दूसरा भी क्या होगा 80 डिग्री का होगा। अगर ये 100 का है तो ये वाला भी कितने का होगा, तो 100 डिग्री का होगा। यानी कि एंगल क्या आ जाएंगे 80, 100, 80 एंड 100। ये था क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है px, जो कि कुछ ऐसा है x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, हमसे पूछा गया फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहने का मतलब होता है कि px इज इक्वल टू 0, यानी हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए px की वैल्यू क्या हो जाए, तो 0 हो जाए। यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, तो बचा क्या माइनस 4x यानी कि माइनस 8x इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि इसमें वैल्यू ऑफ x क्या होगा, तो x इक्वल टू 0 होगा। यह है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें हमसे पूछा गया है कि अ डाइस थ्रोन 200 टाइम्स, एक डाइस को फेंका गया कितने बार 200 बार, एंड आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 हैव फ्रीक्वेंसीज एज फॉलो, यानी हमें बना के दे रखा है कि 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 140 टाइम्स है, 2 38 टाइम्स है, 3 43 टाइम्स है, 4 29 टाइम्स है, एंड 5 28 टाइम्स है, एंड 6 22 टाइम्स है। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है कि फ्रीक्वेंसीज दे रखा है। ठीक है, ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है। हमसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कि 6 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या होगा। तो पहले जब हम एक डाइस को अगर एक बार थ्रोन करते हैं तो कितना आता है 1 to 6 आउटकम आते हैं, 1 to 6। ठीक है, तो बोला गया है कि एक डाइस को 200 बार फेंका गया है तो उसके आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे कि एक बार में अच्छा ही आता है तो अगर हम उसको 200 बार फेंकते हैं तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे कितने 1200, क्योंकि एक बार में 6 आ रहा है, 200 बार फेंका गया तो 600। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 P6, पहला क्वेश्चन पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो 6 कितनी बार है 22 टाइम्स, तो 22 अपॉन 1200। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 अपॉन 600।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। तो 1 आने का चांस कितने बार है, तो 1 है आपका 40 टाइम्स, यानी कि 40/1200, जो कि हो जाएगा कितना, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/30। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल आउटकम है उसको मैंने 1200 क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर हम एक बार डाइस को टॉस करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 6 होती है। तो इसको हम 200 टाइम टॉस कर रहे हैं तो 6 × 200, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 1200। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 6, देन इसके बाद से स्टार्ट हो जा रहा है सेक्शन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है, इन ए क्रिकेट मैच बैट्समैन हिट अ 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल सी प्ले, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। ठीक है, यानी हमें दिया गया है कि एक बैट्समैन अगर 30 बॉल खेलता है तो 6 बॉल्स पे बाउंड्री मार रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बाउंड्री नहीं मारेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉल्स और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड, जितना बॉल खेला है कितना है, 30 है। नंबर ऑफ टाइम्स बाउंड्री हिट, नंबर ऑफ टाइम्स बाउंड्री हिट कितना हिट किया है, तो 6 टाइम्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स बाउंड्री नॉट हिट नहीं किया कितने बार, तो 30 - 6 24 टाइम्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिड नॉट हिट बाउंड्री, प्रोबेबिलिटी सी डिड नॉट हिट बाउंड्री, यहाँ आप लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट बाउंड्री कितना हो जाएगा, तो फेवरेबल 24, टोटल 30। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/10, यानी अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो जाएगा 4/5। तो ये था अभी सेक्शन ए का सॉल्यूशन। क्या है, तो सेक्शन ए का सॉल्यूशन था। इसमें मैंने आपको जो 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन कितने मार्क के हैं, 2 नंबर के हैं, उन सबका सॉल्यूशन करके दिखाया है। देन आगे हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में हमें दिया गया है कि सेक्शन बी में हमें हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और चारों क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, तो 3-3 नंबर के हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी में हमें दिया गया है कि जो पहला क्वेश्चन है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल व्हेन इट्स एरिया इज गिवन। तो हमें एरिया दिया गया है, जो कि दिया गया कितना, 35y² + 13y - 12। तो हमें क्या करना है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन लिखना है, किसके लिए, लेंथ और ब्रीथ के लिए। किसके लिए, लेंथ और ब्रीथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको स्प्लिट कर देंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कैसे करेंगे, पहले 35 और 12 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 35 × 12, अब जो भी है। ठीक है, और फिर क्या करना है, इसको हमें ऐसे अरेंज करना है, हमको इसको ऐसे ब्रेक करना है ताकि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, तो 420 आ जाए। ठीक है, और उनका प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए, तो 13 आ जाए। कितना आ जाए, 13। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 × 5 और इसको लिख सकते हैं 4 × 3। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कि 7 4 जा कितना होता है, तो 28, और 5 3 जा कितना होता है, 15। तो अगर हम 28 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 420 आ जाएगा। और 28 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13। हमें कैसे ब्रेक करना होता है कि 2 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 420, और जिनको स्प्लिट करने पे कितना आ जाए, तो बीच वाला जो टर्म दे रखा है 13। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, तो कि 35y² + 28y - 15y - 12। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम 7y कॉमन लेते हैं तो ये कितना आएगा, 5y + 4, और यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो ये भी आएगा 5y + 4। ठीक है, यानी कि 7y - 3 एंड 5y + 4। ठीक है, तो ये रहा। तो अगर इसको हम लेंथ कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रीथ, और अगर इसको हम ब्रीथ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया है, लेंथ इक्वल टू क्या आ गया,
तो 7y माइनस 3 और वृत्त क्या आ गया तो 5y प्लस 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है कि बोला है फैक्टराइज, क्या बोला है कि फैक्टराइज, हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज यानी कि 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इसे फैक्टराइज करना है, यानी कि स्प्लिट करना है। 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, तो इसको स्प्लिट करने के लिए जो हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, यानी कि जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या है कि a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि होता है a प्लस बी एंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग इस गिवन क्वेश्चन को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ हमें दे रखा है 27y क्यूब का मतलब हुआ कि 3y का होल क्यूब एंड 125z क्यूब का मतलब हुआ कि 5z का होल क्यूब, ठीक है। यानी कि स्प्लिट हो चुका है a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में। जब हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 5z ब्रैकेट a स्क्वायर, यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस 3y, क्या लिखा गया है a b का मतलब हुआ कि 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 3y प्लस 5z और यहाँ हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 15yz प्लस 25z स्क्वायर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। हमसे इसमें एक और पूछा जा रहा है क्वेश्चन, सेम इसी क्वेश्चन में इसका एक सेकेंड पार्ट भी दिया गया है, और जो कि है बस इसी का उल्टा कहने का मतलब कि बस यहाँ बीच में माइनस आ गया है। तो जो 8 का पार्ट सेकेंड हमसे पूछा जा रहा है कि 125x क्यूब माइनस 27y क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि होता है a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको अप्लाई करके हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दे रखा है 5x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 3y एंड 5x का स्क्वायर प्लस 5x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर, ये होगा 5x माइनस 3y 25x स्क्वायर प्लस 15xy प्लस 9y स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट बी का सॉल्यूशन, यानी कि उसी में और करके पूछा गया था 8 का और, ठीक है। और का मतलब क्या होता है, या तो हमें पहला अटेम्प्ट करना है या फिर दूसरा अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देन इसका सेकेंड पार्ट है, जो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि इसमें हमसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और फिगर कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। ये एक सिलेंडर है, क्या है तो एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर क्या बना है, तो सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर बना है, क्या बना है एक स्फीयर, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा। हमें दे रखा है कि स्फीयर का रेडियस क्या है, तो स्फीयर का रेडियस r है। देखिए जब जो स्फीयर है उस सिलेंडर के दोनों बाउंड्री को टच कर रहा है, यानी कि जो सिलेंडर है उसका भी रेडियस क्या होगा तो r ही होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका भी रेडियस क्या होगा तो r होगा। लेकिन अगर हम स्फीयर के डायमीटर की बात करें तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2r और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा तो r ही हो जाएगा। यानी दोनों का रेडियस सेम है और सिलेंडर का हाइट क्या है तो 2r के बराबर है। हमसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, पहला पूछा गया है, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है तो 4πr स्क्वायर, ठीक है। तो सेम हो जाएगा r के प्लेस पे हम r पुट कर देंगे 4πr स्क्वायर।
सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, जो कि होता है कितना 2 पाई आर एच, जो कि हो जाएगा 2 पाई आर इंटू में 2r, क्योंकि s के जगह पे क्या लिखना है तो 2r लिखना है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। थर्ड हमसे पूछा जा रहा है, थर्ड दिया गया है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो ये भी क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है और दूसरा भी क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा रेशियो तो 1:1, ठीक है। देन अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है जो कि कंस्ट्रक्शन है, और इसका मैं आपको क्या देता हूँ एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कैसे बनाना है, इसको आप लोग खुद ही कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है और ये सेक्शन बी का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद से क्या आ जाएगा तो सेक्शन सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, हमें एक ट्रायंगल ड्रा करना है जिसमें हमें BC दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या बना लें BC बना लें, जो कि कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BC हम ड्रा कर लेंगे बाय यूजिंग स्केल। देन एंगल B पे हम लोग 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे, किससे बनाएंगे तो प्रोटेक्टर से बना लेंगे 75 डिग्री का एंगल, ठीक है। देन हमें दे रखा है कि AB प्लस AC हमें दे रखा है कितना है जोड़ करके कि AB और AC दोनों का सम है 13 सेंटीमीटर, कितना है कि AB और AC दोनों प्लस करके हैं 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एक 13 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे इस वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जहाँ पे इस लाइन को कट करेगा वही पॉइंट होगा A। तो इस तरीके से हम अपना एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 हमें दिया है, ये सेक्शन सी है आप लोग का, सेक्शन सी, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि एक ट्रेपेजियम दिया है ABCD का ट्रेपेजियम, हमें दे रखा है कि ABCD क्या है तो एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ABCD एक ट्रेपेजियम है और DB एक लाइन, क्या एक लाइन है, और EF एक लाइन है, EF भी एक लाइन है जो कि है EF। दे रखा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जहाँ पे AB पैरेलल टू CD है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E क्या है तो AD का मिड पॉइंट दिया है एंड अ लाइन ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, यानी कि हमें दे रखा है कि AB पैरेलल टू CD है एंड EF पैरेलल टू AB है, EF पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। BC को कहाँ कट कर रहा है तो F पे कट कर रहा है। तो हमें शो करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हमें क्या शो करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हमें यही प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि F क्या होगा, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। हमें शो करना है कि जो F है वो क्या होगा BC का मिड पॉइंट होगा। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, तो ये जो क्वेश्चन है किसका है मिड पॉइंट फार्मूला, किसका है मिड पॉइंट फार्मूला। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, इसको बार रिपीट कर लेते हैं। अगर कोई हमें ट्रायंगल दिया जाए, किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, और किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है वो हरदम तीसरे के पैरेलल होती है एंड इसके हाफ होती है, ठीक है। और इसका कन्वर्स क्या है कि अगर ABC एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल किसी साइड के मिड पॉइंट से, ABC एक ट्रायंगल है, E क्या है तो AB का मिड पॉइंट है, और अगर ये लाइन EF BC के पैरेलल है तो वह AC को उसके मिड पॉइंट पे ही कट करेगा। इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ही अप्लाई करके प्रूफ करेंगे कि F क्या है BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि लिखेंगे इन ट्रायंगल
ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी E is the midpoint. E is the midpoint of AD and given line, इसको नाम दे देते हैं हम लोग G, line and given EG parallel to AB, ठीक है, and given EG parallel to AB. तो by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा कि ये जो लाइन है ना, जो लाइन इजी है, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो पॉइंट G है वो क्या है, BD का मिड पॉइंट है। अब हमें ये शो करना है कि F किसका मिड पॉइंट है, BC का, ठीक है। हमें गिवन, हम पहले लिखेंगे गिवन AB पैरेलल टू CD एंड क्या गिवन है कि EF पैरेलल टू AB। इसका मतलब ये हुआ कि EF पैरेलल टू क्या होगा, CD के लिए, एंड जो लाइन EF है वो किसके पैरेलल होगा, CD के पैरेलल होगा, ठीक है। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल, इसको मान लेते हैं पॉइंट फर्स्ट, इन ट्रायंगल और BCD line GF parallel to CD and G is the midpoint and G is the midpoint of BD, ठीक है। तो by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem क्या हो जाएगा कि F is the midpoint ऑफ BC, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इसी का पार्ट 12, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि किसका है, सेक्शन C का है और ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है कि प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल, यानी हमें 2 सर्किल दिए गए हैं। अब कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब क्या होता है कि दोनों सर्किल का रेडियस आपस में इक्वल है, और इसके 2 कॉर्ड, एक कॉर्ड दिया गया हमें AB और दूसरा कॉर्ड दिया गया है CD, ये दोनों क्या है, तो इक्वल है, ठीक है। हमें शो करना है कि इनका सेंटर से डिस्टेंस, यानी कि हमें शो करना है कि जो ये OM है O डैश N के बराबर है, OM इज इक्वल टू O डैश N। हमें यही शो करना है कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो इनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्योंकि अब दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, मतलब दोनों का रेडियस सेम R होगा, ठीक है। दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल है तो दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा, रेडियस आपस में इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल CNO डैश, AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो CO डैश, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब कभी भी सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाया जाए, क्या है, तो पहले इसको लिखते हैं, इसको मिटा लिया जाए पहले, ठीक है। OM परपेंडिकुलर टू AB है एंड ON परपेंडिकुलर टू CD है। तो देयरफॉर क्या होगा कि जब OM ON के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा कि AM इक्वल टू MB होगा, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, तो CN इक्वल टू ND होगा। क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है सर्किल में कि अगर सेंटर से हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। यानी कि OM AB के परपेंडिकुलर है, ON CD के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ AM इक्वल टू MB आ गया और CN इक्वल टू ND आ गया। और हमें गिवन है कि AB इक्वल टू क्या है, CD है। AB और CD क्या है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। इसका मतलब ये हुआ कि AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, CN, ठीक है। जब दोनों कॉर्ड आपस में बराबर है तो दोनों का अगर हम हाफ करते हैं तो हाफ भी क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया है कि जो AM है वो किसके बराबर है, CN के बराबर है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए हम लोग को प्रूफ करना है कि जो OM है, OM डिस्टेंस ON के इक्वल है। इसके लिए हम लोग 2 ट्रायंगल
ट्रायंगल CON, ठीक है। AO इज इक्वल टू OC, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि दोनों का रेडियस क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं, दोनों का रेडियस आपस में इक्वल होगा, यानी कि AO डैश CO डैश के बराबर होगा। AM इक्वल टू क्या होगा, तो CN होगा, ठीक है। एंड एंगल M और एंगल N दोनों क्या हैं, तो ईच 90 डिग्री के हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर्स हैं, ईच 90 डिग्री। ये क्या है, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल कह लें, या फिर रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल कह लें। और ये क्या है, तो गिवन है, ये क्या है, गिवन। तो ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CON बाई RHS। तो CPCT में हमें क्या मिलेगा, OM इज इक्वल टू O डैश N बाई CT। और हमें यही क्या करना था, हमें 12 के पार्ट 1 में यही शो करना था, ठीक है। हमें 12 के पार्ट 1 में यही शो करना था, और ये क्या हो गया, तो प्रूफ हो गया है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का पार्ट सेकंड, ठीक है। तो 12 के पार्ट सेकंड में दिया गया है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे। हमें प्रूफ करना है कि जो सर्किल के इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें एक सर्किल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट सेकंड में, और बताया गया है कि दो कॉर्ड हैं, कौन कौन से, AB और CD, और दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। तो हमें शो करना है कि ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके, और ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD एंड AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। और ये क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है। यानी कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, COD के, बाई साइड क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। हमें CPCT में क्या मिला, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाई CPCT, ठीक है। AOB इज इक्वल टू COD बाई CPCT, ठीक है। तो ये इस तरह के समय प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 12 के और वाले का सॉल्यूशन था। देन नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इन्हीं को हम लोग देखेंगे। तो जो 13 क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में कि एक राधिका मदर गेव हर मनी टू बाई पपाया, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट एट द रेट ऑफ, यह एक पोलिनोमियल का क्वेश्चन है। इसमें हमें px दे रखा है, कितना px दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 12x इंटू माइनस 200 पर kg, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमें क्वेश्चन दिया गया है। इतने रुपए पर kg के हिसाब से राधिका की मम्मी ने उसे भेजा है क्या खरीदने के लिए, पपाया। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें सिंपली इसे फैक्टराइज करना है, इसे स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करके क्या फाइंड करना है, तो फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे स्प्लिट कर पाएंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे कि x स्क्वायर माइनस, हमें दे रखा है यार 200, तो हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो, 200 आ जाए, और जिनको प्लस या माइनस करने पे 12 आ जाए, क्या आ जाए, तो 12 आ जाए। हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 200 को स्प्लिट कर देंगे, 200 को, सॉरी यहाँ 200 नहीं दिया है, 220 दिया है, क्या दिया है, 220।
सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.2, ठीक है, जो कि होगा 44 इंटू में 2 इंटू 0.2, जो कि आपका हो जाएगा कितना 88 इंटू में 0.2, ठीक है, यानी 0.2 से जब हम 88 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 67, यानी 17.6 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक, जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। दूसरा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टैंक व्हेन द सेंसर टर्न्स ऑन। तो सेंसर कब टर्न ऑन हो रहा है, जब 20% जब कभी भी जो वाटर है घट जा रहा है, कहाँ तक पहुँच जा रहा है 20% तक पहुँच जा रहा है, तब सेंसर क्या कर रहा है, तो अलार्म बजने लग रहा है, ठीक है। तो हम निकालेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक। पहले तो फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है। वॉल्यूम ऑफ टैंक ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2, यानी कि 7 टेबल में 0.2 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 22 इंटू में 0.2 इंटू 1.4 इंटू 2, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कितना आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वॉल्यूम हो जा रहा है कितना, इसको मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम आ रहा है 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू में 2, 12.32 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है। लेकिन कह रहा है ये ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ टैंक है जब पूरा टैंक फिल हो। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि सेंसर कब अलार्म कर रहा है, जब सेंसर तभी अलार्म कर रहा है जब टैंक में 20% वॉल्यूम बच जा रहा है, 20% ही वाटर रह जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग 20% ऑफ 12.32 इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि होगा 20/100 इंटू 12.32। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 इंटू में 12.32, तो 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा 12.32 डिवाइडेड बाई 5, जो कि हो जाएगा 2.464 मीटर क्यूब। यानी जब टैंक में इतना पानी रह रहा है तो जो टैंक है, जो अलार्म सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है और बजने लग रहा है। तो ये था आज मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। थैंक यू।